लाहौर हाई कोर्ट अपने ऑर्डर्स में मेंशन कर चुकी है कि मेहदी अली काज़मी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फयाज रामे साहब। एकदम आप मंजर आम से गायब हो गए, आप पे तरह तरह के इल्जामात भी लगे। जी देखें, इसमें डे वन से आप देखेंगे जब मैंने इसको बच्ची को वहां भेजा ना, तो फिर उसके बाद अगला टास्क हमारे सामने जो आया था वो ये आया था कि बच्ची को रिकवर कैसे करना। बच्ची को चिश्तिया में रिकवर करवाया। फिर यहाँ पे जब बच्ची प्रोड्यूस हुई तो मुझे ये मैसेज मिला कि हम आपसे खुश हैं, आपने अपना काम कर दिया, बच्ची सिंध की है, सिंध से कभी वापस नहीं जाएगी। अच्छा, इन सारे सिनेरियो में एक मुतज़िक्रा यूट्यूबर है जो कि बदकारा खातून है, उनके बारे में मैं क्या बात करूं। वो कहती थी कि ये वकील साहब जो हैं ये बिरयानी खा के वहां से वापस आ जाएंगे और इनको कुछ भी नहीं मिलेगा और ये बच्ची के मामू बन जाएंगे, बच्ची कभी प्रोड्यूस नहीं होगी। साहब ने कैसे उकसाया आपको? सर छोड़ें, ये एक मामूली सी खातून है, ये इसको आपने क्या रेटिंग देनी है? तो ये कोई बात है इसके ऊपर कोई गौर करने वाली? इसको इग्नोर करें, ये तो इस लायक ही नहीं है ये लोग। इनके लेवल तक बात करने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा नीचे गिरना पड़ेगा। ये आप देखेंगे तो उसमें ये माफिया मांगते रहे और बल्कि मिन्नतें करते रहे कि हमें इंटरव्यू दें। कि इसने यहाँ पे पहला मैसेज लिखा हुआ है, हाय सलाम कैसे हैं आप, आपका इंटरव्यू करना चाहती हूँ सर। देखिए वही है जो इनको जामे श्री से छेड़ती थी और मैसेजेस में ये सर सर कह रही है, आपको पता है मैं कौन हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, हम अपने प्लेटफॉर्म पे हर उस शख्स को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं जिसने दुआ ज़रा केस में दिन रात एक की। तो इस तमाम लोगों में अगर हम एडवोकेट फयाज रामे साहब का नाम ना लें तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि हमें आज भी याद है कि रामे साहब ने इसमें बहुत अपना कलीदी किरदार अदा किया। इन्होंने प्रोटेस्ट निकाला बाहर बाकायदा और इनके दोस्त अहबाबों ने इन पर तनकीद भी की, यार तुम वकील हो या तुम प्रोटेस्टर हो कि तुम एक केस में इतना अपने आप को तुमने इन्वॉल्व कर लिया है कि तुम बाहर सड़कों पे आ गए हो। लेकिन अचानक मंजर आम से ये गायब हो गए और हमने ना कभी इनको कुछ सोशल मीडिया पे देखा ना किसी प्लेटफॉर्म पे देखा। तो आज हम इनसे तफसीली बात करेंगे कि इसमें इस केस में इनका कितना अकलीदी किरदार था और आज जब दुआ ज़हरा अपने घर में पहुँच गई है तो माशाल्लाह इनको कितनी खुशी है और ये क्यों मंजर आम पे गायब हुए थे। हम अक्सर औकात देखते हैं कि महालफ ग्रुप की एक यूट्यूबर है, वो आए रोज इन पे कोई ना कोई एलिगेशन लगा रही होती है कि रामे साहब ने पैसे खा लिए थे तभी वो केस से विड्रॉ हो गए। जिब्रान साहब ने मेहदी साहब को खुद ही निकाल दिया अपने ग्रुप में से, मेहदी साहब रामे साहब को गालियां निकालते हैं। ये वो तमाम मौकफ एक साइड का था। आज हम फयाज रामे साहब से पूछेंगे क्या इन बातों में सच्चाई है या नहीं। अगर नहीं है तो आज अपना मौकफ हमारे इस प्रोग्राम में क्लियर करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। रामे साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको सर, क्योंकि जिस तरह आपने भी इस केस में एफर्ट की थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आप दिन रात मेहनत करते थे, आप कोर्ट्स में जाते थे और आपने साबित किया कि वाकई जो है आप साबित कदम थे, तो जिसकी वजह से आज हम कामयाब हुए हैं। तो रामे साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं जनाब कि आपका इस केस में कितना अहम किरदार था और आपने जो 9-10 मिनट इसमें मेहनत की है उसमें आप क्या अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं। जी बहुत शुक्रिया अपना इर्तिज़ा भाई। इसमें मैं यही कहूँगा आप लोगों को भी मुबारकबाद है, आप लोग भी डे वन से इसमें हमें कवर कर रहे हैं और आपने इस प्लेटफॉर्म से मुझे अपना मौका पेश करने का मौका दिया। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि सबसे पहला शख्स इसमें जब डे वन से आज से कोई 7 महीने पहले 16 अप्रैल को जब बच्ची घर से लापता हुई, 26 अप्रैल को एक सोशल मीडिया पे निकाह नामा वायरल होता है और 164 का स्टेटमेंट होता है और ये केस जो है वो ख़त्म हो जाता है और इम्प्रेशन ये दिया जाता है कि ये निकाह हो गया और एक ये लव मैरिज है, बस सिंपल ठीक। उसके बाद फिर ये क्योंकि बच्ची पंजाब में निकाह हुआ, यहाँ पे स्टेटमेंट हुआ और बच्ची को मुलजम लेकर गायब हो गया। उसके बाद फिर जब इन्होंने दोबारा मैडम शैला रज़ा ने हमें कहा कि आप यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करें और हमारी हेल्प करें बच्ची को ट्रेस आउट करने में, और ये जो बयान की कहानी है और ये निकाह नामे की क्लियर करें ना कि क्या है इसमें, फिर मैं बाकायदा तौर पे पावर ऑफ अटार्नी साइन करके मेहदी काज़मी साहब ने, जो तमाम तर चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। यानी कि आप इस पंजाब में वो वाहिद वकील हैं जिसको पर एज अ प्रॉपर्ली जो है असाइन किया गया मेहदी साहब की जानिब से। डेफिनेटली सर, उसमें बाकायदा तौर पे TCS मेहदी साहब के कहा, इवन के लाहौर हाई कोर्ट अपने ऑर्डर्स में मेंशन कर चुकी है कि मेहदी अली काज़मी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फयाज रामे साहब। यहाँ पे मैंने एक हरासमेंट पिटीशन में किया था, कोर्ट ऑर्डर्स में मेंशन है ये सारी चीज़ें। तो मैंने इसमें जो पहला स्टेप लिया था वो ये लिया था कि निकाह नामा जब मैंने इसको वेरीफाई करवाया तो निकाह नामा रजिस्टर्ड नहीं था। फिर जो वालदैन के डॉक्यूमेंट्स थे, बर्थ सर्टिफिकेट और बे फॉर्म वगैरह, जब इसको हमने इंस्पेक्टर सही नहीं और मैंने वेरीफाई करवाया, जो सिंध पुलिस से ACCVA के इंस्पेक्टर थे, उन्होंने मेरे साथ जब मिलकर वेरिफिकेशन करवाई तो वो डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन थे। तो 2 चीज़ें हमने असेस की कि बच्ची जो है वो माइनर है, 14 साल की है
और निकाह नामा रजिस्टर्ड नहीं है। नाज़रीन, सबसे पहले फयाज रामे साहब थे जिन्होंने इस चीज़ का सुराग लगाया कि बच्ची माइनर है, और वो माइनर की वजह से ही आज अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जीत हमारी झोली में डाली है। तो मेहरबानी, जब जो शख्स भी ये प्रोग्राम देखे तो खसूसी तौर पे इनके लिए दुआ फरमाए कि जिस तरह इन्होंने ऑनेस्टी से काम किया, अगर दोबारा कंटिन्यू करते हैं। जी सर, आगे। जी, इसमें मैं आपको बताता हूँ रज़ा भाई कि जब फिर ये मैंने निकाहनामा वेरीफाई करवाया तो फिर हमने जो कारी था, कारी गुलाम मुस्तफ़ा, जी, जब उसको हमने समनाबाद से अरेस्ट किया, उसके सारे वेयर अबाउट्स लिए, उसने कहा जी मैंने तो ये निकाहनामा पढ़ाया ही नहीं। तो फिर हमने कहा कि भाई हमारी मेहनत जो है ना, इस पर बात बन गई है, निकाहनामा रजिस्टर्ड भी नहीं है, शरई तौर पे भी नहीं हुआ, तो इसके पीछे कोई ना कोई चक्कर है, बच्ची भी नाबालिग है। तो फिर हमें पता चला कि ये जो मुल्ज़मान है ये बच्ची को लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद है। तो एक काफ़ी लेंथी प्रोसेस है जो हम यहाँ पे मैं बताना लगूँ तो 3 घंटे इसी में गुजर जाएं। यानी कि इन शॉर्ट के आपने A to Z इसमें इन्वॉल्व रहे। मैं आपको बताता हूँ कि फिर हमने जब पंजाब यूनिवर्सिटी में रेड किया तो सबसे पहला जो इस केस में मुल्ज़म था असगर। ज़हीर बच्ची को लेके वहाँ से फ़रार हो गया और शबीर भी। असगर हमारे हथे चढ़ गया। असगर को जब हमने अरेस्ट किया तो फिर हमने इसको पेश किया मॉडल टाउन कचहरी में। वहाँ पे हमने इसका सफरी रिमांड लेना था, ट्रांजिट रिमांड, के हमें परमिशन दी जाए कि हम इसको सिंध लेकर जाएं। मीनवाइल हमने इसका वो निकाहनामा और सारी चीज़ें अदालत के सामने रखी। तो वहाँ पे जो जज साहब ने मुझसे सवाल किया कि आपने इसको इम्प्लीकेट कैसे किया है, इसको नॉमिनेट कैसे किया है, ये तो पर्चा खारिज हो चुका है, ये तो FIR कैंसिल हो चुकी है, आपने इसको नॉमिनेट कैसे किया है, किस बेस पे किया है। तो मैंने फिर अदालत को बताया कि जनाब ये निकाहनामा, ये देखें यूनियन काउंसिल की रिपोर्ट, सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल की, ये रजिस्टर्ड नहीं है जी, और ये बच्ची नाबालिग है। और ये जो कारी का बयान देखें, ये जब निकाह ही नहीं हुआ तो ये एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर FIR कराची में है। उन्होंने कहा कि आपने डिस्ट्रिक्ट जज से परमिशन ली है। मैंने कहा जी मैंने ली है। मुतलका थाने में रपट करवाई है। मैंने उसी वक्त SHO और रेहान थे थाना मुस्लिम टाउन में, उनको बुलाया, उनका बयान वहाँ पे करवाया कि जी मुतलका थाने में CCBO को इन्फॉर्म किया है, जी किया है, होम डिपार्टमेंट से परमिशन ली है, वो लेटर पेश किया। ये तमाम दर चीज़ें देखने के बाद अदालत ने फिर कहा कि आप इस मुल्ज़म को लेकर सिंध जाएँ। तो ये पहला एक छक्का था उस केस में, जब हमने ये 164 का स्टेटमेंट होने के बाद मुल्ज़म असगर को गिरफ्तार कराया और यहाँ से परमिशन ली कि इसको सिंध लेकर जाएं। चलिए रामे साहब, माशाल्लाह हमने तो आपकी स्ट्रगल देखते आ रहे हैं, जब कभी मुलाकात होती थी तो आप हमें सारे फैक्ट्स नजर आते थे। सर, क्या वजह बनी कि एकदम आप मंजर आम से गायब हो गए, आप पे तरह तरह के इल्ज़ामात भी लगे। अब जब तमाम लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, हम देख रहे थे कि आप अभी भी खामोश बैठे हुए हैं, आपने ना कोई ट्वीट किया ना कुछ किया, बस आपने मेहदी साहब को मुबारकबाद दी अपने प्लेटफॉर्म पे। क्यों आप में ऐसा वो क्यों नहीं है जैसे दूसरे लोगों में है? वो लोगों की नज़रों में रहने के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल सहारा नहीं लिया और आप पे जो इल्ज़ामात लगे आपने उनकी भी तरदीद नहीं की। क्या वजह है सर ये? जी देखें, इसमें डे 1 से आप देखेंगे जब मैंने इसको बच्ची को वहाँ भेजा ना, तो फिर उसके बाद अगला टास्क हमारे सामने जो आया था वो ये आया था कि बच्ची को रिकवर कैसे करना है। 52 डेज तक ये बच्ची रिकवर नहीं हुई थी। और उस वक्त जब मुझे फिर मेहदी काज़मी साहब बहुत मुतासर हुए और उन्होंने कहा कि यार आपने एक जिंदा मुर्दा की इसमें जान डाली, एक मुल्ज़म को यहाँ पे भेज दिया है, तो ये मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। मेहदी साहब ने कहा, मेहदी साहब ने मुझे कहा और उन्होंने कहा कि आप मेरा मुकदमा सिंध में भी कंटेस्ट करें। क्या बात है, नहीं कि आपके वो इतने काम से मुतासिर हुए कि सिंध में भी आपको उन्होंने करवा दी। शुरू में हमें सिर्फ पंजाब की हद तक इंगेज किया गया था, लेकिन मेहदी साहब ने मुझे कहा 10 बार उन्होंने मुझे कहा कि आप सिंध में भी मेरा मुकदमा कंटेस्ट करें। मैंने उससे कहा कि सर आप अली बदर साहब से परमिशन ले दें, यहाँ पे एक तरीकाकार होता है। एट दी एंड मैं आपको बताता हूँ कि मैं बाई ट्रेन कराची गया। जब मैं कराची गया, हमने तो इस मुकदमे को अपना ज़ाती मुकदमा समझ के फ़ाइट किया है और इस हद तक किया कि मुझे मेहदी साहब ने कहा कि बाई एयर टिकट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने कहा सर उसमें आपका बहुत एक्सपेंस आ जाएगा, आप हमें बिज़नेस क्लास ट्रेन का टिकट प्रोवाइड कर दें तो हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे कराची। वहाँ पे फिर जब मैं कराची में पेश हुआ तो उस दिन भी अल्लाह ने बरकत डाली कि मेरे पहली दफ़ा जब मैं पेश हुआ था तो IG सिंध बच्ची को प्रोड्यूस ना करने के वजह से तब्दील कर दिए गए थे, वो मैं करवा के आया था। वाह, ये आपकी दूसरी अचीवमेंट थी। ये बहुत बड़ी मेरी अचीवमेंट थी। और सिंध हाई कोर्ट में वॉइस ऑफ नेशन एक चैनल है, उसके ऊपर मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पड़ी है मेहदी काज़मी साहब के साथ, कि जब मेरी सिंध हाई कोर्ट में मैंने खड़े होकर वो की थी और उस वक्त IG सिंध को तब्दील कर दिया गया। उस वक्त फिर मेरे नाज़रीन वो जो खबर एक चली थी पूरे पाकिस्तान में तहलका मच गया था कि जनाब एक बच्ची के केस में IG बदल गया, तो उसके पीछे भी फयाज रामे साहब थे। रामे साहब ने अपने बदौलत ऐसा वहाँ पे अपना स्टांस जो है वहाँ पे रखा अदालत के सामने कि IG साहब को वहाँ पे मुअत्तल करना पड़ा, उनकी जगह नया IG लगाना पड़ा। तो ये आपकी सर दूसरी बड़ी अचीवमेंट थी। सर मैंने उधर हाई कोर्ट में सिर्फ एक ही बात की थी। IG साहब ने, मैंने कहा कि सर ऐसा कौन सा ताकतवर शख्स है
जो आई थी सिंध से भी नहीं पकड़ा जा रहा और सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद बच्ची प्रोड्यूस ही नहीं हो रही। अच्छा, ये आपने वहां पे अपनी बात की? मैंने ये बात की थी, मैंने कहा बच्ची कम से कम आए, मान लिया जी उसने शादी कर ली, आए तो सही सामने आए। बयान तो दे, यहाँ तो पेश हो। तो ऐसा कौन सा शख्स है कि 52 डेज हो गए रिट पिटीशन को पेंडिंग करने में, इसमें अगर मैडम शैला रजा और अल्ताफ खास खोसो साहब को क्रेडिट ना दें तो ये भी ज्यादती है। शैला रजा साहिबा की तो क्या ही बात है, वो दबंग लेडी हैं जनाब, एक वो जैसी भी थी, लेकिन उन्होंने इस केस के अंदर अपना एक अकलीदी किरदार अदा किया और बताया कि जनाब सिंध में अगर एक बच्ची अगवा हो जाती है तो मैं 7 पुश्तों से भी निकाल के सामने लेके आऊंगी। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं सिंध गया तो मुझे रात को मैडम शैला रजा ने अपने घर बुलाया और मुझे बताया कि आप लाहौर से आए हैं तो बताएं आपने क्या तैयारी की है। मेरा उन्होंने एक तरह से इंटरव्यू लिया और अपना पूरा चेक किया कि वाकई आप एलिजिबल हैं कि नहीं, आप ट्रस्ट किया जाए। ट्रस्ट किया जाए मुझसे उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स क्या फाइल लेकर आए, कोई नेक्स्चर तैयार किए हैं, सारा कुछ मैंने उनके सामने रखा और वो मेरी पिक्चर मेहदी काज़मी साहब की और मेरी कम्युनिटी पे भी लगी हुई हैं उनके घर की। तो फिर जब मैं सुबह पेश हुआ तो मैडम शैला रजा मेरे साथ पेश हुई। उसमें जब मैं सिंध हाई कोर्ट में पेश हुआ तो जब आईजी सिंध को तब्दील किया गया और ये सारे मामलात हुए तो फिर उन्होंने मुझे बाद में खाने की दावत दी अपने घर में। शैला रजा साहिबा ने आपने प्रूव किया कि आप वाकई काबिल हैं, आप वाकई हमने किसी सही शख्स को जिम्मेदारी दी है। उस वक्त अब आपने जो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि आप गायब क्यों हो गए और ये और तनकीद क्यों हुई। अच्छा, इन सारे सिनेरियो में एक मुतज़िक्रा यूट्यूबर हैं जो कि बदकारा एक खातून है, उनके बारे में मैं क्या बात करूं। वो कहती थी कि ये वकील साहब जो हैं ये बिरयानी खा के वहाँ से वापस आ जाएंगे और इनको कुछ भी नहीं मिलेगा और ये बच्ची के मामू बन जाएंगे, बच्ची कभी प्रोड्यूस नहीं होगी। नहीं, आप नानी 420 की बात तो नहीं कर रहे जिनको एहताब दिया गया, जो रोती भी हैं अपने व्लॉग में बैठ के और झूठी झूठी बातें भी करती हैं, जिनके साथ 3-4 बंदे भी बैठे होते हैं। सर उनका तो आप देखें कि मैंने अभी नाम लिया तो आप सब समझ गए। वो माशाल्लाह क्या कहे उनको, उनकी अपना पॉपुलैरिटी इतनी है कि कहीं भी कोई बच्चा अगवा हो जाए तो उनका नाम आ जाता है, तो उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है। तो मुख्तसर मैं ये कहूँ कि इन्होंने जो तनकीद की उस वक्त, जो चैलेंज किया हमने, फिर उसके बाद बच्ची को चिश्तियाँ से रिकवर करवाया, उसमें ताहिर साहब मेरे साथ थे जो ये आपकी तीसरी बड़ी जो थी अचीवमेंट थी जी। उसमें उसी हेबियस पिटीशन में आईजी गुलाम नबी मेमन साहब ने बच्ची को चिश्तियाँ में रिकवर करवाया। फिर यहाँ पे जब बच्ची प्रोड्यूस हुई तो मुझे ये मैसेज मिला कि हम आपसे खुश हैं, आपने अपना काम कर दिया, बच्ची सिंध की है, सिंध से कभी वापस नहीं जाएगी। ये कहाँ से आपको मैसेज मिला? जो आप अल्ताफ खोसो साहब वकील थे वहाँ पे, उन्होंने आपको कहा, उन्होंने कहा रामे भाई आपने अपना काम कर दिया है, यानी आप अपने एंड से आप सुपरस्टार हैं। हाँ आप जो आपका स्टार। मैंने कहा सर मेरी अगर कोई जरूरत है मैं पेश हो सकता हूँ वहाँ पे। उन्होंने कहा अब आपकी जरूरत नहीं है, सिंध की बेटी सिंध में आ चुकी है, 6 जून की ये बात है। तो तब मेहदी साहब का कोई पैगाम आया आपके लिए जब उनकी बेटी पहुंची वहां पे? बिल्कुल, उन्होंने इसमें मेरा बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया था, वो वीडियोस पड़ी हुई हैं। लेकिन रामे साहब आपने चाया वहाँ पे सिंध में, लेकिन हम जब देख रहे थे जिस वक्त ये पूरा मामला हो रहा था उस टाइम अहमद शेर जट साहब थे वहाँ पे, बड़े वो एक्टिव थे वहाँ पे, तो आपका क्या उस वक्त रोल नहीं था कि आपका रोल था बस लड़की प्रोड्यूस करने तक का? देखें रजा भाई, इसमें मैं एक बात करूंगा कि जो वकील होता है ना सर, प्रोफेशनल वकील, वो अपना काम करता है और आगे बढ़ जाता है, बस वो रुकता नहीं है वहाँ पे कि उसका कोई सीन। देखें सोशल मीडिया पे एक और चीज़ है, सोशल मीडिया पे अगर हमें कोई ले ले तो ठीक है, ना ले तो वकील का काम ये नहीं होता कि कैमरे के लिए रुका रहे वहाँ पे, उसने अपना काम करना होता है बेसिकली। वो हमने प्रूव किया। वो मैं एक बात किया करता था, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वॉइस, तो वो हमने प्रोवाइड कर दिया। उसमें बजाय ये मेहदी साहब उसमें ट्वीट करें ना करें, वो सिंध हाई कोर्ट में ट्वीट की तरफ मैं आस्ता आस्ता आ रहा हूँ क्योंकि देखिए जनाब, क्योंकि हमारे लिए सर मुझे भी बड़े लोगों ने तनकीद की अपना रामे साहब। मैं जब इंटरव्यू करता था ना मुखालिफ ग्रुप के साथ तो मुझे छेड़ते थे, यार बार तुम्हारा सा तो मेहदी साहब तुम्हारा नाम तक नहीं लेते, तो मैं इनको कहता था यार मैं उनके लिए कह रहा हूँ। ये बिल्कुल सही बात, आप वाली बात, आप उनके लिए थोड़ी कह रहे थे, आपको तो एक टास्क मिला था ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, आप कहाँ काम करते हैं, आपने टास्क अपना पूरा किया, तो ये इनका लोगों का मकसद ही है कि आपको उकसाने का। तो जुनैया साहबा की आप बात कर रहे थे कि जुनैया साहबा ने कैसे उकसाया आपको, क्या मामला? देखें जी, मेरे ऊपर जिन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की, मुझे इन्होंने मेहदी काज़मी साहब के बाद बहुत ज़्यादा जब तस्दीक की तो मुझे मेहदी साहब काज़मी साहब ने कहा कि आपने ओवरऑल बड़ा अच्छा परफॉर्म किया अभी तक, तो आप एक लीगल नोटिस यार इस खातून को भी तो भेजें, ताकि वो जो मेरी तस्दीक कर रही है, सैयद की तस्दीक कर रही है। तो मैंने कहा सर, मुझे कई दफ़ा उन्होंने कहा, तो मैंने कहा सर छोड़ें, ये एक मामूली सी खातून है, ये इसको आपने क्या रेटिंग देनी है, तो ये कोई बात है इसके ऊपर कोई गौर करने वाली, इसको इग्नोर करें, ये तो इस लायक ही नहीं है ये लोग, इनके लेवल तक बात करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा नीचे गिरना पड़ेगा। तो मुझे मेहदी काज़मी साहब ने कहा कि आप लीगल नोटिस भेजें, तो मैंने लीगल नोटिस भेजा, तो वो लीगल नोटिस इन्होंने अपनी कम्युनिटी वाल के ऊपर लगा के ये लिख दिया कि जनाब ये आपका नोटिस है और ये आपका जामे शरीफ वकील है। किसने आपको नोटिस भेजा सर?
मैंने लीगल नोटिस भेजा था डेफामेशन का सुनहरा महम को, ठीक हो ये मई में मैंने भेजा, तो इसने अपनी कम्युनिटी पे वाल पे लगा के जो 35 करोड़ रुपए की शायद कुछ ऐसी बात भी था। वो नोटिस जब मैंने भेजा तो इसने उस मजाक बनाया, साथ मेरी पिक्चर लगा के, साथ वो नोटिस लगा के कि मेरा जो करना है कर लें, ये पड़ा आपका नोटिस। तो फिर उसके बावजूद भी मैंने इसको कई दफ़ा वार्न किया कि आप देखें, हमारा कोई पर्सनल नहीं है, तो आप यूट्यूब पे करें अपनी, आप जो काम कर रही करें, लेकिन इस तरह ना करें। यानी कि एक किस्म का आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्क्रीन के सामने ये बदीद हो जाती है, और ऑफ स्क्रीन मैंने सुना इसने आपके तल्ले भी डाले हैं मोबाइल के, जो आप मैसेज दिखाएं जरा हमारे नाम इंटरव्यू के लिए। आप देखें, अगर उसमें देखेंगे तो ये मेरे मोबाइल में चैट पड़ी हुई है, ये आप देखेंगे तो उसमें ये माफिया मांगते रहे और बल्कि मिन्नतें करते रहे कि हमें इंटरव्यू दें, और अभी तक ये देखें आप, इसमें अगर आप देखना चाहेंगे तो ये पहला नाज़रीन ये देखें, ये पहला इंटरव्यू मैं इंशाल्लाह इनसे रामे साहब से स्क्रीनशॉट लेता हूं और मैं आपको लगाऊंगा कि इसने यहाँ पे पहला मैसेज लिखा हुआ है, हाय सलाम कैसे हैं आप, आपका इंटरव्यू करना चाहती हूँ सर। देखेंगे वही है जो इनको जामे श्री से छेड़ती थी, और मैसेजेस में ये सर कह रही है आपको पता है मैं कौन हूं। और तो मैं कमाल करता हूं रामे साहब को, रामे साहब ने आगे ऐसे इग्नोर किया है जैसे मालिक अपने कुत्ते को इग्नोर करते हैं। इन्होंने जनाब रिप्लाई देना मुनासिब नहीं समझा। फिर मैं पूरी आपको चैट लगाऊंगा, क्योंकि चैट में रामे साहब ईमानदार आदमी है, इनकी मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं कि जो बंदा सच्चा होता है और खड़ा होता है उसकी जबान में कड़वाहट होती ही होती है। अब मैं अगर सच्चा हूं या खड़ा हूं, मैं कभी कभार अपनी जबान में गुस्से में गाली भी निकाल देता हूं ड्यूरिंग इंटरव्यू, तो मैं बाद में इसको बीप लगा के कवर करता हूं, क्योंकि मैंने किसी से ना पैसा खाया है ना पैसा देता हूं। तो अपना रामे साहब फिर कहां पे मामला खराब हुआ, हमने देखा कि आप हमारी बहन बनी थी बुशरा साहबा, मेरी बहन, आपने भी उनको बहन बनाया हुआ था, उन तक बात पहुंची कि आप जनाब जिब्रान नासिर का एक छुपा हुआ हमने गद्दार ढूंढ लिया। वो कौन बंदा था, वो कैसे वो बात बुशरा तक पहुंची, क्या आपने बात कही थी, वो बात हमें बताएं कि जहां से सारा मामला जो है खराब हुआ है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं कि ये जो सारा सिनेरियो मैंने आपको बताया ना, मैं पहला शख्स था जिसने पहली अचीवमेंट ये हासिल की कि यहाँ पे मुलजम को अरेस्ट कर। असल आपने 3 अचीवमेंट मुझे याद हो गई। पहले आपने मुलजम को पकड़ा, सिंध को आपने आईजी मुतल कराया, और तीसरा आपने बच्ची को यहाँ से बाजियाब करवा के वहां भेजा। बाजियाब करवाया तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये उस वक्त प्लांटेड इंटरव्यूज किया करती थी बच्ची की, और हमें मजाक किया करती थी कि ये बच्ची कभी वापस नहीं जाएगी। ये इस केस में सबसे बड़ा चैलेंज था कि बच्ची ये सुनहरा करती थी ये सब काम, प्लांटेड काम जो करती थी, आपको चिढ़ाती थी कि आपकी अप्रोच नहीं हो रही हो, मैं इंटरव्यू भी यहाँ पे कर रही हूँ और तुम तो इसको ढूंढ नहीं सकते। और ये इस वक्त बच्ची को डिस्कवर करना बहुत बड़ा टारगेट था एक तरह का, कि इवन के सिंध हाई कोर्ट को बॉर्डर टू बॉर्डर FIA की निगरानी के लिए भी लगानी पड़ी थी, और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को भी इन्वॉल्व करना पड़ा था। तो जब ये तीनों काम हुए तो मैं इनकी हिट लिस्ट पे था डे 1 से।